मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को नमस्कार। रात के 9:30 बज चुके हैं और मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी दिन भर की महत्वपूर्ण खबरों और उनके विश्लेषण के साथ हाजिर हूं। और आज की चर्चा में जो दुनिया भर में चीन के खिलाफ एक गोलबंदी हो रही है, उसमें भारत की भूमिका क्या है, भारत अपनी रक्षा की तैयारियां कैसे कर रहा है, वो बताऊंगा। लोकसभा राज्यसभा अब फिलहाल स्थगित हो गई अनिश्चितकाल समय के लिए, लेकिन क्या क्या महत्वपूर्ण विधेयक पारित हो गए वो बताऊंगा। कृषि कानूनों पर देश भर में क्या चल रहा है, विपक्ष ने आज क्या कुछ किया, कहां कहां इसका विरोध प्रदर्शन हुआ, ये भी बताऊंगा। और इसके अलावा राज्यों से बहुत ढेर सारी खबरें, और आज राष्ट्रकवि दिनकर जी की जयंती है तो उनको विनम्रतापूर्वक याद करते हुए उन्हीं के राज्य से एक बड़ी घटना, उस पर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी बुलेटिन में सबसे आखिर। लेकिन शुरुआत जब मैं कर रहा हूं तो आज की सबसे बड़ी खबर से करता हूं। और बड़ी खबर क्या है, वैसे तो ढेर सारी बड़ी खबरें हैं, दृष्टिकोण में ज्यादातर वही खबरें होती हैं जिसको किसी भी खबर को आप सबसे ऊपर बात कर सकते हैं। लेकिन मेरे लिए जो मैं बार बार कह रहा हूं कि अभी सबसे बड़ी खबर यही है कि चीन और भारत, तो चीन कह रहा है कि नहीं अब सेना को बढ़ाने की जरूरत नहीं है, भेजने की जरूरत नहीं है। और भारत और चीन के बीच जो सेना की कोर कमांडर की बैठक में तय हुआ, विदेश मंत्रियों के बीच में तय हुआ, रक्षा मंत्रियों के बीच में सहमति बनी, उस पर हम उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि मैं उसमें एक बात कहूं कि जब चीन ये कहता है कि अब सेनाएं मत भेजिए, तो भारत सरकार को और भारतीय सेनाओं को ज्यादा सतर्क होना चाहिए। बेईमान देश है, धोखेबाज देश है, और जब मैं देश कह रहा हूं तो उसमें चीनी नागरिक शामिल नहीं है, ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का बंधक जो देश है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। और इसीलिए भारत अपनी तैयारियों में कोई कमी नहीं कर रहा है, भारत की तैयारियां दुरुस्त हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज डीआरडीओ की बड़ी तारीफ की है। डीआरडीओ ने आज एक लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल जो 3 किलोमीटर तक निशाना लगाने वाली है, जो आज 3 किलोमीटर तक में वो सुरक्षित रखने का पूरा एक कहें कि भारत का एक और ऐसा जिसमें उसे विदेश से कुछ नहीं लेना है, जिसकी बार बार हम लोग बात करते हैं कि मेक इन इंडिया डिफेंस में क्या हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था किस तरह से आंकड़ा बढ़ा है। लेकिन मैं निर्यात आयात की बात छोड़िए, आत्मनिर्भर यानी हमारे सिपाही, हमारे सैनिक, हमारे जांबाज, उनकी सुरक्षा के लिए हम क्या कर रहे हैं। तो आज राजनाथ सिंह ने बड़ी तारीफ की है और ये बहुत महत्वपूर्ण था कि आज उसका जो परीक्षण था वो हुआ। तो डीआरडीओ लगातार इधर ऐसे जो ढेर सारे ऐसे सैन्य उपकरण, बचाव के उपकरण, कपड़े, दूसरी बहुत सी चीजें वो बना रहा है, ये बहुत अच्छी खबर है। तो ये सीमा पर जो भारत की तैयारी है उसमें कोई कमी नहीं होने वाली। और सिर्फ सीमा पर नहीं, सीमा के अलावा भी जो जिसको कहते हैं कि विदेश, जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जो भारत कैसे गोलबंदी कर रहा है वो भी जानना बड़ा महत्वपूर्ण है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली बैठक चल रही है आज। उसी बैठक के दौरान, उसके बीच में कह लें, या चूंकि अभी तो कोविड का समय है तो सब बहुत सी चीजें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो रही, उसमें भारत, जर्मनी, ब्राजील और जापान, इनके विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है। और जाहिर है जो खबरें छनकर आ रही हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा राक्षसी प्रवृत्ति वाले चीन पर अंकुश लगाना है। और ये बहुत जरूरी है कि दुनिया के देशों को ये याद रहे, ये बात ये भूल मत जाए, क्योंकि चीन ये कोशिश करेगा, शी जिनपिंग को आप इस तरह से, जिसको कहते हैं ना कि घायल शेर जैसा समझिए, आप उसको ऐसा मत समझिए कि शी जिनपिंग एकदम से दुनिया में संबंध अच्छे करेंगे। वो रणनीति तैयार कर रहे होंगे, छोटे देशों में, जहां कमजोर देश हैं वहां पैसे लगाएंगे, निवेश करेंगे, सेना की ताकत दिखाएंगे, और बड़े देशों को धीरे धीरे कर उसके हिसाब से फिर से दबाने की कोशिश करेंगे। तो अच्छा है कि भारत, जर्मनी, ब्राजील और जापान, इन चारों देशों के विदेश मंत्रियों ने इस चिंता पर बातचीत की। और जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, यानी स्थायी प्रतिनिधि हैं, स्थायी सदस्य हैं यूनाइटेड नेशंस में, जो भारत की तरफ से टीएस तिरुमूर्ति साहब, उन्होंने बहुत
लताड़ लगाई है तुर्की को और कहा है कि तुर्की के जो राष्ट्रपति जम्मू कश्मीर के बारे में टिप्पणी करते रहते हैं या किया भी उन्होंने, ये भारत की संप्रभुता पर हमला है और हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और तुर्की को ये सीखना समझना चाहिए कि दूसरे देशों के संप्रभुता का सम्मान कैसे किया जाता है। इसके अलावा भारत जो उसके सैन्य तैयारियां हैं, मैंने जो आपको बताया कि एक तो घरेलू मोर्चे पर डीआरडीए क्या क्या तैयार कर रहा है, डिफेंस क्या तैयार कर रहा है, दुनिया के दूसरे देशों के साथ एक विदेश मंत्रियों की बातचीत है। दूसरा, उनके सैन्य जो अभियान हैं, जो सैन्य प्रशिक्षण है, वो कैसे साथ साथ चल रहे हैं। तो पासिक्स जो नेवी, इंडियन नेवी, रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी का जो पासिक एक्सरसाइज है, ये आज हुआ और दोनों देशों के जो नेवी है वो एक साथ उन्होंने अभियान ये चलाया। ये बड़ी जरूरी खबरें हैं, इसलिए मैंने आज कहा कि आज दृष्टिकोण में, और मैं ये कोशिश करूंगा कि हर दिन दृष्टिकोण में जो खबरों का क्रम होगा वो सामान्य टीवी का या अखबार की खबरों के क्रम जैसा नहीं होगा। जानकारी सब मिलेगी आपको यहाँ और उसमें विश्लेषण भी शामिल होगा, लेकिन उसका क्रम उस तरह से तय होगा जैसे आपको जो बातें समझ में आए ठीक से समझना बहुत जरूरी है। एक और बात बार बार कही जाती है कि आखिर हम सब कुछ कर रहे हैं, हमने बहुत कुछ रोक लगा दी, कंपनियों पर रोक लगा दी, लेकिन चीन से हमारा आयात तो अभी भी हो रहा है। तो निश्चित तौर पर हो रहा है, वो बंद भी नहीं हो सकता। बहुत सी अंतर्राष्ट्रीय शर्तें हैं, बहुत सी कंपनियों का कारोबार है, बहुत सी चीजें हैं, लेकिन उसके बावजूद जो एक प्रतिबंध लगा बहुत से कंपनियों पर, कारोबार पर प्रतिबंध लगा, इंपोर्ट ड्यूटी यानी आयात शुल्क बढ़ा, कई जो आइटम्स हैं उनको प्रतिबंधित किया गया, उसका भी असर है। और जो पीयूष गोयल जो वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं, उन्होंने जो लोकसभा में, राज्यसभा में जो लिखित बताया है, अप्रैल से जुलाई 2020 के दौरान, यही वो समय है जब प्रतिबंध वगैरह लगे, 16.660 यानी 16.60 बिलियन यूएस डॉलर ये जो है आयात हुआ है चीन से। लेकिन ये पिछले साल कितना था इसी समय में, तो 23.45 बिलियन डॉलर। तो अगर उस लिहाज से देखें तो करीब 7 बिलियन डॉलर की कमी आई है इन 3 महीनों में। अगर हम इसको समझें, इसको देखें, तो निश्चित तौर पर उसका फर्क है, उसका असर पड़ा है, लेकिन इसे हमें और ठीक करना होगा और हमारी जो देशी कंपनियां हैं उनको धीरे धीरे विकल्प देखना होगा। चाहे वो रॉ मटेरियल मंगाती हूं, चाहे वो प्रोडक्ट तैयार जिसको असेंबल करती हूं, उनको देखना पड़ेगा, वरना सरकार अकेले प्रतिबंध लगाकर बहुत कुछ नहीं कर पाएगी। ये बहुत जरूरी है समझना। चीन ने परेशान किया हुआ है, तो चीन ने सिर्फ उसी से नहीं परेशान किया हुआ है सीमा पर सेना भेजकर। चीन का जो वायरस है, चाइनीज वायरस, उसने तो सबसे ज्यादा संकट कर रखा है। और उस चाइनीज वायरस की वजह से जो सबसे ज्यादा प्रभावित 7 राज्य हैं, उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बैठक की। वो 7 राज्य जो हैं जहां सबसे ज्यादा जो असर है, उन राज्यों में महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, और उन राज्यों से बातचीत में वहाँ कैसे उस पर काबू पाया जा सकता है, कैसे टेस्टिंग बढ़ेगी, कैसे सारी चीज़ें होंगी, उस पर बातचीत हुई है। और जो अभी कोविड का, चाइनीज वायरस का संक्रमण है, वो 56 लाख के पार चला गया है। और जिसको हम कहते हैं कि पिछले 3 दिनों से मैं बता रहा हूँ कि 4 दिनों से, कि अब वो जो आंकड़ा है, जितना संक्रमण आ रहा है, जो मरीज ठीक हो रहे हैं, वो उससे ज्यादा है। और कुल 90,255 जानें अभी तक नहीं बचाई जा सकी हैं। 46,08,000 ये ठीक होकर घर चले गए। 9,68,865 जो अभी का आंकड़ा है वो अभी भी संक्रमित है, और 56,68,361 अभी जो आंकड़ा बढ़ा है वो लगभग बराबर है जो नए आंकड़े आए हैं और जो लोग ठीक होकर घर चले गए हैं। अब एक जो जरूरी बात है जिसको हम कहते हैं कि टेस्टिंग कितनी होनी चाहिए,
तो 0.14 सैंपल पर डे पर 1000, ये WHO कह रहा है। 140 टेस्ट पर डे पर मिलियन पॉपुलेशन, यानी 10 लाख में 140 प्रतिदिन कम से कम होना चाहिए। 19 सितंबर को भारत ने 875 टेस्ट पर मिलियन किया, यानी 10 लाख पर 875 टेस्ट किया। अभी तक जो हम भारत की जो टेस्टिंग की है, जो जांच का है, वो 6 गुना है जो WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन जो कह रहा है। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन की भूमिका बहुत खराब है, और ये जो डॉक्टर टेड्रोस अब्राहम है, शी जिनपिंग की तरह ये भी दुनिया का दोषी है। और ये व्यक्ति बताइए इतनी महत्वपूर्ण कुर्सी पर बैठा हुआ है, समय से दुनिया को सूचना इन्होंने नहीं दी, कुछ नहीं बताया, WHO ने कोई जानकारी नहीं दी, चीन के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। चीन ने अगर चीन से निकला तो कैसे निकला, ना तो इसकी कोई जांच कराई। चीन में काबू हुआ तो कैसे हुआ, ना तो इसका पता दुनिया को बताया। और अब ये कह रहे हैं कि पता नहीं कोई वैक्सीन आएगी भी तो कितना काम करेगी। तो ये व्यक्ति दुनिया को सिर्फ डराने में लगा हुआ है, चीन के हितों को साधने में लगा हुआ है। इसलिए मुझे लगता है कि दुनिया को ये जरूर सोचना चाहिए कि इतने महत्वपूर्ण पद पर बैठा हुआ, इतनी महत्वपूर्ण संस्था के मुखिया के तौर पर जो भूमिका गलत निभाई है, उसकी भी सजा टेड्रोस अब्राहम को जरूर मिलनी चाहिए। लेकिन उनको तो सजा मिल जाएगी, हम लोग क्या करेंगे? इतने मामले आ रहे हैं, इतनी एहतियात की बात हो रही, कहा जा रहा है कि वैक्सीन आने से पहले मत करिए, गड़बड़ मत करिए। निश्चित तौर पर मैं बार बार कहता हूं कि सब गतिविधियां चलेंगी, सबको सब जगह जाना है, भीड़ भी खूब होने लगी है। लेकिन ऐसे में आपको ये तो नहीं करना चाहिए कि आप एक जगह हजारों की भीड़ जुटा दें, फिर वो राजनीतिक कार्यक्रम हो या धार्मिक कार्यक्रम हो। लेकिन अच्छा ये है कि पुलिस प्रशासन, स्थानीय प्रशासन उन पर कड़ी कार्रवाई कर रहा है। ऐसे ही गुजरात के वडोदरा में खोडियार नगर क्षेत्र है, वहां माता स्थापना कार्यक्रम हुआ और भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। अच्छी बात यह है कि वडोदरा DCP लखधीर सिंह जाला के मुताबिक 50 लोगों को गिरफ्तार किया, मुख्य आयोजक भी गिरफ्तार हो गया है। 1500 के आसपास लोग इस आयोजन में इकट्ठा हुए थे। ये बड़ा जरूरी है कि ऐसी एक भी घटना हो तो उसको कड़ाई से उससे निपटा जाए, ये बहुत आवश्यक है। चाहे वो राजनीतिक कार्यक्रम हो, धार्मिक कार्यक्रम हो या फिर सामाजिक कार्यक्रम हो। आप देखिए सारे मंदिर भी खुल गए हैं, लेकिन सब बहुत एहतियात के साथ काम कर रहे हैं। माता वैष्णो देवी का मंदिर भी खुला हुआ है। अब जाकर वहां जो राज्य के बाहर से 1000 लोग और राज्य से 4000 लोग, कुल इतने ही दर्शन कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन बुकिंग हो सकती है, जो शारीरिक दूरी है उसका ख्याल रखते हुए। और उसमें इस तरह का कार्यक्रम अगर हो तो वो शर्मनाक है। अच्छा है कि स्थानीय प्रशासन ने कार्रवाई की। अब बात राज्यसभा और लोकसभा की। आज से निश्चित काल के लिए स्थगित हो गए दोनों सदन। राज्यसभा में बहुत हल्ला हंगामा हुआ और 8 बिल राज्यसभा से स्वीकृत हुए। आज कल 7 स्वीकृत हुए। बड़े महत्वपूर्ण सारे के सारे बिल हैं। सबके बारे में अलग अलग बताता रहा हूं, कुछ के बारे में अलग से नहीं बताता हूं, लेकिन इन सारे बिलों को आप लोग ध्यान से पढ़िए, देखिए, ये आपके लिए भी जरूरी है। जैसे फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है, बायलैटरल नेटिंग ऑफ क्वालिफाइड फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स बिल है, एप्रोप्रिएशन बिल 3-4 है, द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड है, बहुत महत्वपूर्ण है काम करने वालों के लिहाज से, द इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड है, द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी है, द जम्मू कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेज बिल है। तो ज्यादातर के बारे में अलग अलग बात करता रहूंगा, लेकिन कुल मिलाकर ये कंपनियों में काम करने के लिहाज से, वर्कर्स के स्वास्थ्य के लिहाज से, जम्मू कश्मीर की भाषा, विदेशी चंदा और दूसरी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिस पर ये बिल बड़े महत्वपूर्ण है, ये जो विधेयक पारित हुए हैं। और आप यकीन मानिए कि इनसे बहुत बदलाव होने वाला है। और अगर इनमें कोई कमियां हैं तो उस पर अभी से उस क्षेत्र के लोगों को नजर रखनी चाहिए, ध्यान देना चाहिए और सरकार को आगे उसको दुरुस्त करने के लिए दबाव बनाना चाहिए। कल जो बिल पास हुए थे वो भी मैंने आपको बताया ही था। IIIT लॉज था, इसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल, ये भी अमेंडमेंट था, बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट,
कंपनीज अमेंडमेंट बिल, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बिल, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी बिल और टैक्सेशन बिल, सब बहुत महत्वपूर्ण विधेयक हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है लोकतंत्र का कि ऐसे समय में जो सांसद हैं राज्यसभा में और लोकसभा में भी, वो प्रदर्शन कर रहे थे, वो इस चर्चा में शामिल नहीं हो रहे थे। उन्होंने जो चर्चा का मंच है, विमर्श का मंच है, उसका बहिष्कार कर दिया। राज्यसभा से विदाई भी हुई है सांसदों की, यानी कार्यकाल पूरा होगा, वो अगले सत्र में नहीं रहेंगे। डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव, जावेद अली खान, PL पुनिया, रवि प्रकाश वर्मा, राजा राम, प्रोफेसर राम गोपाल यादव, श्री वीर सिंह, हरदीप सिंह पुरी, नीरज शेखर, अरुण सिंह और राज बब्बर। इसमें से बहुत से लोग होंगे जो जिसको कहते हैं कि वो उनका कार्यकाल फिर से वो आएंगे, सदन में फिर से आएंगे, और कुछ लोग होंगे जिनको दोबारा राज्यसभा में आने का अवसर नहीं मिलेगा, इस उच्च सदन में बातचीत करने, विमर्श का हिस्सा बनने का अवसर नहीं मिलेगा। राज्यसभा में जो नेता प्रतिपक्ष है गुलाम नबी आजाद और विपक्षी नेता आज राष्ट्रपति से मिलने गए। वाइस प्रेसिडेंट को भी उन्होंने चिट्ठी लिखी। वो कह रहे हैं कि इस जो कृषि विधेयक जो पारित हो गए, स्वीकृत हो गए हैं, ये अलोकतांत्रिक तरीके से हुए हैं, इसको पारित मत कीजिए। अब समझ में नहीं आता कि आप जनता को समझा नहीं पा रहे हैं, तर्क नहीं दे पा रहे हैं, आपके पास संख्या बल भी नहीं है, उसके बावजूद इस तरह का एक राजनीतिक, जिसको कहते हैं कि क्या कहेंगे, कि आप उसको दिखाना भर चाहते हैं, तो इससे क्या हासिल करना चाहते हैं? क्योंकि किसान उस तरह से जो देश भर में आंदोलित हो जाना चाहिए था अगर इतना बुरा कानून होता। और आज मैंने मनी कंट्रोल हिंदी पे लेख लिखा है, आप लोगों से साझा भी किया है, आप लोग खोजेंगे तो मिल जाएगा कि क्या वजह है कि किसान विपक्ष के साथ नहीं खड़ा हो रहा है सड़कों पर। तो वो स्थिति है, लेकिन चूंकि विरोध हो रहा है, अलग अलग राज्यों में कांग्रेस ने विरोध किया, हरियाणा में लोक इंसाफ पार्टी उसने बड़ा विरोध किया, पुलिस ने वाटर कैनर पानी की बौछारें की और ये स्थितियां बनी। कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया, ज्यादातर जगह जहां जहां इनकी सरकारें हैं वहां इन्होंने किया है। और पंजाब में तो विरोध बहुत जमकर चल रहा है। पंजाब के 31 किसान संगठनों ने 25 सितंबर को बंद बुलाया है पंजाब का। अब चूंकि पंजाब से ही राजनीति शुरू हुई थी, हरसिमरत कौर बादल जो अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल की पत्नी है और मंत्री खाद्य प्रसंस्करण थी, उन्होंने इस्तीफा दिया, तो अब वो कुर्सी खाली है, तो किसी को जाना था, तो तोमर जी को अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था जो कृषि मंत्री हैं, और वो हो गए हैं, मतलब वो तो पहले ही गए थे, लेकिन आज से उन्होंने कार्यभार संभाल लिया है। अतिरिक्त है, निश्चित तौर पर जब विस्तार होगा तो ये किसी और को जाएगा। बड़ा महत्वपूर्ण मंत्रालय है और हरसिमरत कौर बादल इस मंत्रालय के जरिए किसानों के जीवन के बदलाव की कहानियां बताते नहीं थकती थी, लेकिन अंत में वो खुद हल्की राजनीति का शिकार हो गई और कहा कि नहीं, हम इस्तीफा दे रहे हैं। DV सदानंद गौड़ा उन्होंने बताया कि राज्यसभा में एक लिखित जवाब में कि नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी NPPA ने 871 दवाओं जो शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन ऑफ मेडिसिन, मतलब जो दवा बनाने के लिए जो आती हैं इंग्रेडिएंट्स, उसको नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन उसमें डाल दिया है। और निश्चित तौर पर ये जो बार बार बात हो रही है कि आपको दवाओं को, जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, इन सब को ऐसा करना पड़ेगा कि अगर कोई भी चाहता है तो उसको आसानी से मिल सके। और जो भारतीय जन औषधि केंद्र है, जिसको 2025 तक जो 10,500 करने की बात है, अभी 6,606 है, वो भी एक अच्छा कदम है कि आपको सस्ती दवाएं मिल जाएं, अच्छे जिसको कहते हैं कि किसी भी इलाके में वो मिल सके। दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय ने आज से सुनवाई शुरू कर दी है फेसबुक के MD और VP अजीत मोहन की याचिका पर, क्योंकि दिल्ली विधानसभा ने उनको हाजिर होने को कहा था। अब उस पर बहस होगी। फिलहाल सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अभी आप उनको नहीं बुलाइए। 3 न्यायाधीशों की जो खंडपीठ है वो इसको सुन रही है और जो अगली सुनवाई होगी वो 15 अक्टूबर को। अब बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के भिवंडी में एक इमारत गिरी थी, पहले 12 लोग, फिर 15 लोग और अब 39 मुंबईकर की जान चली गई है। देश के हर इलाके में ऐसी इमारतें होती हैं जो जर्जर होती रहती हैं, लोग छोड़ना नहीं चाहते, कहां जाएं, नगर निगम कड़ाई नहीं बरतता, उनके लिए कोई टेम्परेरी इंतजाम करे, कुछ व्यवस्था करे, नहीं हो पाता। और दुर्भाग्य से सबसे ज्यादा उस मुंबई में होता है जहां मुंबईकर स्पिरिट के नाम पर मुंबई के लोगों को बदतर जीवन जीने के लिए मजबूर होना पड़ता है। 39 लोगों की जान चली गई।
कोई चर्चा नहीं है, कोई उस पर चिंता नहीं है। अगली इमारत फिर होगी। क्यों? क्योंकि मुंबई में बहुत जम के बारिश हुई है। कितनी बारिश हुई है अनुमान लगाइए। हमारे साथी हैं, उनका शो नहीं हो पाया था CNBC आवाज़ में। नीरज वाजपेयी हैं, एंकर हैं आवाज़ अड्डा के, उन्होंने डाला कि आज शो थोड़ा देर से मेरा होगा। और आवाज़ अड्डा नहीं, दूसरा शो जो करते हैं मार्केट में। और जो बॉम्बे हाई कोर्ट है उसको आज बंद करना पड़ा। इतनी जबरदस्त वाटर लॉगिंग हुई, यानी पानी भर गया वहां हाई टाइड भी आया था। ग्रांट रोड से चरनी रोड, लोअर परेल से प्रभा देवी, दादर से माटुंगा, माटुंगा से माहिम, सब लोकल ट्रेनें नहीं चल पाई। एकदम से चर्चगेट से अंधेरी, विरार से अंधेरी, ये सब या तो रद्द करनी पड़ी या रीशेड्यूल करनी पड़ी, यानी उनका टाइम फिर से बदलना पड़ा। ये वेस्टर्न रेलवे, जो पश्चिम रेलवे है, उसने बताया। भिंडी बाजार, गोल्ड टेम्पल, नाना चौक, मुंबई सेंट्रल जंक्शन, बावला कंपाउंड, JJ जंक्शन, हिंद माता, काला चौकी, सारथी बार, वर्ली सीफेस, कहां जो मुंबई के प्रमुख इलाके हैं उन सब जगहों पर बारिश की वजह से पानी भर गया था। आज मुंबई के लोगों के लिए कठिन परीक्षा की घड़ी थी। हम यहाँ नोएडा में हैं, इधर के इलाके में इतनी मुश्किल है, गर्मी बुरी तरह से, क्योंकि बारिश का दूर दूर तक निशान नहीं है। पूरा सितंबर महीना इसी तरह से बीत रहा है। तो ये भी प्रकृति का कहर है। लेकिन ये एक चीज और है कि हम जो अपने तालाब, नदी, दूसरा जो कहते हैं ना कि पानी के जो स्रोत थे, जो जमीन में पानी जाए जल्दी से जल्दी, उसकी व्यवस्था हमने बंद कर दी। तो जहां है और वहां सब पक्का कराते जा रहे हैं। मैं तो बताऊं कि हमारे गांवों में भी, और मुझे वो अच्छा नहीं लगा। मैं अभी गया था तो आप लोगों से मैंने बताया भी था कि मैं दीवार बनवा के आया, बाउंड्री, चार दीवारी। लेकिन तय किया कि किसी भी हाल में ये जो दुआर है, दुआरे पे पक्का ईंटा न लागी, ये हमने तय किया है। क्योंकि मिट्टी रहेगी, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी रहेगी। लेकिन गाँवों में भी अब लोग ईंट लगवा रहे हैं, उसको उन सबको लगता है कि यही सबसे बड़ी प्रतिष्ठा का। और तो और लोग मिट्टी पे मिट्टी डलवाते हैं। ये बड़ा ज़रूरी है कि तालाब बचाइए, नाले बचाइए, नदी बचाइए, बहुत ज़रूरी है। वो उस तरफ ध्यान नहीं देंगे तो ये मौसम की मार, एक तरफ तो इतनी बारिश होगी कि जो हम देखते हैं वो बड़ा ज़रूरी है, लेकिन उस पर चर्चा नहीं होती, वो लोग सोच नहीं रहे। महाराष्ट्र में सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के मामले में जांच चल रही है। उसमें नशीले पदार्थों का पूरा रैकेट, गिरोह सामने आया है। उस मामले में बहुत से लोगों को पूछताछ हो रही। अब दीपिका पादुकोण को 25 सितंबर, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर को 26 सितंबर और कुलप्रीत सिंह, मतलब कुल मिला के ढेर सारे फिल्मी सितारे इसमें फंस रहे हैं। मैं कहूँगा कि अच्छा है कि इस बहाने गंदगी साफ हो जाए। जो लोग इसमें शामिल थे वो बताएं, जिनसे गलती हो गई वो स्वीकार करें। और देश में सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री नहीं, पूरे देश की नशीले पदार्थों की गिरफ्त से निकलने की ये जो कहें कि ये अवसर मिला है, ये एक समय मिल गया है सुशांत सिंह राजपूत के बहाने। और सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या का तो अंतिम जो भी सही बात हो वो सामने आनी चाहिए, लेकिन ये गंदगी भी साफ होनी चाहिए। बेंगलुरु, आज वहां जो आशा वर्कर्स हैं, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, यानी जो स्वास्थ्य केंद्र जो होते हैं वहां जो काम करती हैं सहायक के तौर पर, उन्होंने आज प्रदर्शन निकाला और कहा कि कम से कम 12,000 महीने दीजिए, जो किट है बचाव की वो दीजिए। और बड़ा ज़रूरी है, मुझे लगता है कि अगर ऐसे सहायकों को 12,000 भी नहीं मिल रहे तो उनके साथ बहुत अन्याय है। जो सरकार है उसको गंभीरता से इसको सोचना चाहिए। पंजाब में कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है। जो स्टेट विजिलेंस कमीशन जो वो बनाया जाएगा और चेयरमैन के अलावा 2 सदस्य होंगे और इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। हम उम्मीद करते हैं कि इससे कुछ लाभ भी होगा, इससे कुछ भ्रष्टाचार में भी कमी आएगी, वो मामले फंसेंगे। अशोक गहलोत, राजस्थान के मुख्यमंत्री, उन्होंने मेट्रो फेज 1B का उद्घाटन किया। हालांकि अब ये देखना होगा कि कितनी ऑक्यूपेंसी रहती है। अब जैसे देखिए ये भी बहुत एक खराब है। मेट्रो बहुत ज़रूरी है, सब जगह पहुंचे, लेकिन आप सही जगह DPR बनाइए। राजनीतिक फैसला मत लीजिए कि मेट्रो हो गई है। राजस्थान की जो पहले की जयपुर की मेट्रो है उस पर कोई ऑक्यूपेंसी नहीं होती, वो पता नहीं फायदे में आई है कि नहीं आई है। पहले तो घाटे में ही थी। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये ठीक रूट पर ये मेट्रो चल रही होगी। अब मैं दोबारा जाऊँगा या वहाँ के लोगों से पूछूंगा तो पता चलेगा। अटल टनल का उद्घाटन 3 अक्टूबर को प्रधानमंत्री करने जाएंगे। लाहौल जाएंगे वो, तो आज लाहौल स्पीति केलांग में जयराम ठाकुर जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने
स्थिति क्या रहेगी, क्या कुछ तैयारियां हैं, उस सब का जायजा लिया। बैठक की बहुत महत्वपूर्ण है अटल टनल। मध्य प्रदेश से खबर, चुनावी समय है, वैसे भी मामा जी फॉर्म में रहते हैं, तो अभी आज उन्होंने 22 जिलों के हितग्राहियों के बैंक खाते में 80 करोड़ रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए। ये हितग्राही कौन है? जिसको कहें कि बिलो पॉवर्टी लाइन है, गरीबी रेखा के नीचे लोग हैं। इनको उन्होंने कहा है कि जो गरीब बहनें हैं उनको प्रसव से पूर्व 4,000 और प्रसव के बाद 12,000 संबल योजना में हम देंगे। उच्च शिक्षा की उनके बच्चों की फीस भी सरकार भरेगी। एक जरूरी आंकड़ा जिसको मैं बार बार बीच बीच में बताता हूं, ये आपको टीवी चैनल पर खबरों में बहुत कम होगा, अखबारों में भी छोटी खबर होती है, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण खबर होती है कि सीबीडीटी ने अब तक 1,11,372 करोड़ ये रिफंड जारी किया है। 32,07,000 जो टैक्स भरने वाले लोग हैं, जो कर देने वाले लोग हैं, ये 1 अप्रैल 2020 से 22 सितंबर 2020 के बीच का रिफंड है। तो ये टोटल ये सीबीडीटी, और ये सिर्फ इनकम नहीं, पूरा जो टैक्स रिफंड है उसका ये आंकड़ा है। और अगर हम इनकम टैक्स रिफंड की बात करें तो 31,856 करोड़ है, और जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो 79,517 करोड़ का रिफंड है। एक खबर जो आ रही थी जिसको कहा गया कि जो शरद पवार है उनको इनकम टैक्स का नोटिस इशू किया गया है, और ये भी कहा गया कि ये चुनाव आयोग के निर्देश पर किया गया है। चुनाव आयोग ने आज स्पष्ट किया कि ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। फर्जी खबरों से सावधान रहिए। फेक न्यूज आपके जीवन में अच्छा कुछ नहीं करने वाली है, सिर्फ बुरा करने की बुनियाद मजबूत करेगी। दिल्ली में आज जो एमओएस रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज है, जनरल रिटायर्ड वीके सिंह, बीजेपी के नेता बंगाल के दिलीप घोष, आरएसएस के नेता इंद्रेश कुमार, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच वाले, इन सब लोगों ने जो 3 मूर्ति हाइफा चौक है, हाइफा लिबरेशन डे, जो इसके लिए उन्होंने वहां आज जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। अब मैंने कहा था ना आपको कि राष्ट्र कवि दिनकर जी की जयंती है, तो विनम्र श्रद्धांजलि मैं उनको दूंगा, लेकिन उस बहाने कुछ बात करूंगा। हालांकि सुबह मैं हरिवंश जी की चिट्ठी डालने वाला था, तो मैं अब उसको कल सुबह आप लोगों को डालूंगा, और हालांकि वो मैंने चिट्ठी रिकॉर्ड कर ली है। लेकिन आप सोचिए कि कितना हल्ला हंगामा मचता है जब कोई एक न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने के बाद किसी पद पर चला जाता है। और मैं बार बार कहता हूं कि कोई तो एक, जिसको अंग्रेजी में कूलिंग ऑफ पीरियड कहते हैं, यानी आप महत्वपूर्ण पदों पर हैं, और मेरी समझ में नहीं आता कि 60 वर्ष की उम्र में रिटायर होने के बाद, 58 और 62 वर्ष की उम्र में रिटायर होने के बाद तुरंत उनको क्यों सत्ता सुख चाहिए होता है। लेकिन ये सवाल क्या सिर्फ न्यायाधीशों के लिए रहेगा? ये सवाल आईपीएस और आईएएस ऑफिसर्स के लिए भी, प्रमुख सचिव और पुलिस प्रमुखों के लिए भी। गुप्तेश्वर पांडे राष्ट्रकवि दिनकर को याद कर रहे हैं, और दिनकर जी को याद करते हुए हरिवंश जी ने वो चिट्ठी भी लिखी जिसमें उन्होंने जेपी, लोहिया, कर्पूरी ठाकुर सबका नाम लिया। गुप्तेश्वर पांडे ने वीआरएस ले लिया है, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है, उसको स्वीकृति मिल गई। और ये वही गुप्तेश्वर पांडे हैं जिन्होंने खूब बयानबाजी की, सुशांत सिंह राजपूत मामले में क्या फैसला आएगा, क्या निर्णय आएगा पता नहीं, लेकिन इन्होंने उसको राजनीतिक प्रपंच बनाने में कोई कमी नहीं की। अपने राज्य में कानून व्यवस्था कितनी दुरुस्त कर पाए वो बिहार के लोग जानते हैं, लेकिन विकास दुबे के मामले पर टिप्पणी करना, उस पर भाषण देना, ज्ञान देना, वो बहुत जरूरी है। वर्दी पहनकर जो जिसको कहते हैं कि जो रूल बुक है उसके खिलाफ काम बहुत सा उन्होंने किया, हालांकि उसको सबको जस्टिफाई कर दिया, न्यायोचित ठहरा दिया, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बड़े प्रिय हैं। अब ये अनुमान लगाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि वो अब चुनाव भी लड़ सकते हैं, पार्टी भी ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि वो कह रहे हैं कि मैंने अभी तक किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया है। सामाजिक सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है। और जब वो बयानबाजी कर रहे थे तो उन्होंने एक बिहार के
न्यूज पोर्टल को बड़ी तेज फटकार लगाई थी कि क्या पत्रकारिता करते हो कह दिया कि गुप्तेश्वर जी राजनीति करने जा रहे हैं, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने। सबने ये कहा था, और गुप्तेश्वर जी आज आपका आवरण हट गया और बिहार के लोगों को ये जरूर सोचना चाहिए। और मैं अपील करूंगा, आप लोग कई बार कहते हैं कि सामाजिक परिवार के नाते अगर आप ये मानते हैं कि कुछ तो गाइडिंग प्रिंसिपल्स होने चाहिए, कुछ तो मार्गदर्शक सिद्धांत होने चाहिए, तो गुप्तेश्वर पांडे जहां से चुनाव लड़ें, उन्हें चुनाव नहीं जीतना चाहिए। अभी वो आईपीएस थे, अभी वो पुलिस प्रमुख की नौकरी में थे, अपनी नौकरी में रहते हुए वो समाज सेवा कितना कर पाए इसका आकलन जरूर कीजिएगा। और नौकरी छोड़ने की वजह क्या फिर से सत्ता का सुख लेना है, और इसीलिए आज दिनकर जी की जयंती पर है तो और ज्यादा आप ध्यान कीजिएगा। आप बिहार के लोग हैं, कुछ तो कड़े फैसले लीजिए, या सब कुछ ऐसे यूं ही कोई बात नहीं। इसीलिए तो आप लोगों की जो प्रतिष्ठा है वो धूमिल हुई, क्योंकि आपने अपनी ताकत को छोड़ दिया। आपने कोई भी जो कुछ कर रहा है, चलो कोई बात नहीं, इस अंदाज में छोड़ दिया। मत कीजिए ऐसा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दृष्टिकोण यही मैं खत्म करता हूं, और आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद जो लोग इसमें जुड़ रहे हैं, जो इस मेरी कोशिश को आप लोग ऊर्जा देते हैं, ताकत देते हैं, तो मुझे थोड़ी ताकत मिली रहती है। और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए। आप ब्रॉडकास्ट लिस्ट में शामिल होना चाहते हैं, जो कि सिर्फ वन वे होगा, मैं ही आपको संदेश भेजूंगा, व्हाट्सएप चैट के लिए नहीं होगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि कब नए वीडियो, टीवी चैनल या कोई नया लेख मैंने कहीं लिखा है तो सब मैं आपको भेजूंगा। अगर वो आप चाहते हैं तो मुझे नाम और कहां से है वो लिख के भेज दीजिए। स्वैच्छिक तौर पर आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे लिख कर भेजेंगे, तो मैं आपको जानकारी दे दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। निश्चित तौर पर पूरा मुझे भरोसा है कि हम अपने इस सामाजिक परिवार की ताकत से देश में बड़ा सकारात्मक विमर्श तैयार करने में सफल होंगे, हो रहे हैं, होंगे भी। बहुत बहुत धन्यवाद।